नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक। देखिए, हिंदी में हमने अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका में काफी सारा अपना सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट कर लिया है। और कोई भी पाठ जिसमें आपको लगे कि इसमें आपको दिक्कत हो रही है या समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस पाठ को एक बार पूछ सकते हैं और यहाँ से उस पाठ से रिलेटेड कोई भी डाउट आप अपना क्लियर कर सकते हैं। और जितने भी चैप्टर हैं हाफ ईयरली तक के, उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड बुक, जिसको मैंने आपको बताया, जिसका नाम है भारत की खोज। और ये पाठ्य पुस्तिका हमारी जो है लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो हमने यहाँ पर इस पाठ्य पुस्तिका के विषय में काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं अपने लास्ट सेशंस में, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये बुक उन्होंने अपने अहमदनगर का, जब वो जेल 9वीं बार जब वो जेल यात्रा उन्होंने की थी, तो अहमदनगर के किले से उन्होंने ये पाठ्य पुस्तिका लिखी है। वो कहते हैं कि 20 महीने तक, यानी कि उन्हें यहाँ पर आए हुए 20 महीने हो चुके हैं अभी तक, और 20 महीने के बाद जो आखिरी के 5 महीने थे उसमें उन्होंने ये बुक लिखी अपनी, और जिसको उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये उसी का हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, जैसे कि इस बुक का नाम है भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसमें हमें भारत के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताया है, भारत के सभ्यता के बारे में बताया है, संस्कृतियों के बारे में बताया है, वेदों के बारे में बताया है, उपनिषदों के बारे में बताया है, पुराणों के बारे में बताया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने इसमें पढ़नी है। आप देखेंगे कि अगर आपने इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं, अगर उनका नाम पढ़ा होगा, तो इस तरह की आपको काफी सारी चीजें इस पाठ में पढ़नी है। तो देखिए, 2 पार्ट इस बुक से जुड़े हुए हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला चैप्टर था अहमदनगर का किला, यानी कि जहां से उन्होंने इस बुक को लिखना शुरू किया, और दूसरा चैप्टर था तलाश, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे कि किस तरह से जो भारत की विरासत है या भारत की अतीत की जो झांकी है, साथ ही भारत माता के विषय में भी पढ़ा, और उसके बाद पूरी सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ा। और अब जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सबसे प्राचीनतम सभ्यता है हमारी, और यहाँ पर इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है इसके जो बहुत ही प्राचीन जो 2 नगर हैं, हड़प्पा नगर सभ्यता और मोहनजोदड़ो की नगर सभ्यता। तो इसमें जितनी भी यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खुदाई जो हुई, इसमें खुदाई के दौरान जितनी भी चीजें मिली, उससे यहाँ पर पता चलता है कि ये सभ्यता बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित थी, बहुत ही ज्यादा सुविकसित थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ के सारी चीजें सुनियोजित थी। तो आप देखेंगे चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी सारी चीजें सिखाने वाला है, और काफी सारी नई बातें आपको यहाँ पर पता चलेंगी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के बारे में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा भारत की खोज, ये जो बुक है इसका तीसरा अध्याय। तो इसमें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तीसरे अध्याय में सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके बारे में। ठीक है, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान इसके 2 प्राचीनतम जो नगर सभ्यताएं थी, उनके कुछ अवशेष जो है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। वो हमें कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि जब इसकी खुदाई की गई, जब इसको एक तरह से इसकी खोज की गई, तो उस समय पर हमें ये सारी चीजें पता चली। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले कहा है भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है। यानी कि जो हमारे भारत का अतीत है, हमारे भारत के अतीत की जो पहली तस्वीर अगर हमें खोजनी है, तो वो तस्वीर हमें मिलती है सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान, जिसके अवशेष सिंध में, मोहनजोदड़ो
और पश्चिम में पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। तो ये दो प्राचीन जो नगर यहाँ पर मिले सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान। तो देखिए जिसके जो अवशेष हैं, अवशेष यानी कि जो उस टाइम की जो कुछ चीजें हैं, इसकी खुदाई के दौरान जो चीजें मिली, तो वो दो इसके जो प्राचीनतम नगर हैं, कौन कौन से? मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है, और पश्चिम में पंजाब की तरफ जो है हड़प्पा, वहां पर इसके अवशेष मिले। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इन खुदाइयों ने प्राचीन के इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। यानी कि जो ये खुदाइयां यहाँ पर हुई, इन खुदाइयों ने जो हम प्राचीन इतिहास को समझना चाह रहे थे, तो उसमें एक बहुत बड़ी क्रांति इन्होंने ला दी। कहते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। ये जो दोनों नगर हैं, ये एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। मोहनजोदड़ो और साथ ही हड़प्पा, ये एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। और इन दोनों स्थानों पर जितने भी खंडहर हैं, उनकी खोज करना एक संयोग मात्र था। इन दोनों स्थानों पर जितने भी खंडहर मिले, उन खंडहरों की खोज मात्र एक तरह से संयोग थी। देखिए कई चीजें होती हैं हमें जो पहली बार पता चलती हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आइंस्टीन ने आपको पता है कि भाप के इंजन की खोज कैसे उन्होंने की थी। जब वो एक बार पानी उबाल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो पानी का ढक्कन है वो अपने आप क्या हो रहा है, उठ रहा है, और अपने आप जो है गिर रहा है, अपने आप उठ रहा है, अपने आप गिर रहा है। यानी कि आवाज कर रहा था वो, काफी खड़ 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 की आवाज कर रहा था। यानी कि वो क्या कर रहा था, भाप जो है ढक्कन को धकेलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इसी से क्या हुआ, भाप के इंजन की खोज हुई। तो सारी चीजें जो है क्या होती हैं, एक तरह से संयोग से होती हैं। यानी कि खोजें ज्यादातर जो है इस तरह से ही होती है, उनको फिर बहुत उनको अच्छे से एक तरह से फिर ठीक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी, और इस बात में संदेह नहीं कि दोनों के बीच भी ऐसे बहुत से नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे। और इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों जगहों के बीच काफी ज्यादा जैसे गैप था, तो उन दोनों जगहों के बीच जरूर बहुत सारे और भी अवशेष और भी बहुत सारे नगर जो है दबे पड़े होंगे, जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। जिन्हें जो है प्राचीन मनुष्य यानी कि जो पहले का जो मनुष्य है उसने बसाया होगा। तो कहते हैं यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। ये जो सभ्यता थी, ये विशेषकर उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ये विशेषकर उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली है और फैली थी। और कहते हैं संभव है कि भविष्य में, बता रहे हैं कि संभव है कि भविष्य में इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए। यानी कि वो उस टाइम पे वो एक सोच रहे हैं कि संभव है कि भविष्य में जो है इस काम को फिर से हाथ में लिया जाए। यानी कि इस अतीत को, सुदूर यानी कि जो बहुत ज्यादा दूर है, बहुत पुराना है, बहुत पिछला है, उस अतीत को, जिसको हमने कहा लगभग 500 से 600 हजार, 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व की बात यहाँ पर बताई गई। तो इस सुदूर इतिहास को फिर से उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए, कहते हैं। और इस सभ्यता के जो अवशेष हैं, इस किस सभ्यता के? सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष हैं, ये दूर दूर जगहों पर मिले हैं। यानी कि काफी दूर दूर मिले। जैसे पश्चिम में कठियावाड़, और पंजाब में अंबाला जिले में, पश्चिम जो एरिया है वहां पर काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले में। ठीक है, और यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। ये सभ्यता जो है गंगा घाटी तक फैली थी, ऐसा विश्वास जो है इस सभ्यता के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए यह केवल सिंधु घाटी की सभ्यता भर नहीं, बल्कि उससे भी काफी अधिक है। यानी कि इसीलिए ये जो सभ्यता है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता ही नहीं, बल्कि उससे भी काफी जो है अधिक है। तो वो कहते हैं जब अब तक हम जो जान सके हैं, यानी कि अब तक हम जितना हमने जाना है
उसका बहुत ही महत्व है। जो सारी चीजें अभी तक हमें पता चली हैं हमारे इतिहास के बारे में, तो उसका जो है काफी ज्यादा क्या है, महत्व है। तो देखिए क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है आज जिस रूप में मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिस रूप में आज यहाँ पर मिली है, यानी कि खुदाई करने के बाद जिस रूप में यहाँ पर आज मिली है, तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो सभ्यता है ये कितनी ज्यादा विकसित होगी, यानी कि अत्यंत ही विकसित सभ्यता होगी, अत्यंत ही एक तरह से सुव्यवस्थित सभ्यता होगी, और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष भी लगे होंगे। यानी कि वहां तक पहुंचने में भी उनको काफी सारा समय लगा होगा, काफी सारा वक्त लगा होगा उस स्थिति में भी। तो वो कहते हैं आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। ठीक है, तो वो यहाँ पर कहते हैं नेहरू जी कि ये जो सभ्यता है ये मुख्य रूप से क्या है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। और देखिए धार्मिक महत्व, यहाँ पर धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे, यानी कि धार्मिक तत्व यहाँ पर थे, लेकिन साफ साफ यानी कि खुदाई से यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष सभ्यता होने पर भी ये क्यों, देखिए धर्मनिरपेक्ष सभ्यता होने के बाद भी ये प्रधान रूप से एक तरह से यहाँ पर कोई भी जो धार्मिक तत्व थे इस पर हावी नहीं थे। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, या धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होते हैं, या धर्मनिरपेक्ष सभ्यता क्या होती है। देखिए जो एक तरह से ये एक विचार है जिसके द्वारा देखिए जो धर्म के मामलों में आधिकारिक तौर पर जो तटस्थ होने का दावा करते हैं और ना ही धर्म और अधर्म का समर्थन करता है। धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होते हैं वो अपने सभी नागरिकों के साथ धर्म की चिंता किए बिना, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें किसी भी, जब खुदाई की गई थी सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो खुदाई के दौरान किसी भी ऐसी मतलब अलग अलग जातियों से रिलेटेड अलग अलग मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई चर्च, ना कोई गुरुद्वारा, ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं मिली थी। यानी कि यहाँ के जो उस टाइम का जो शासन होता था या राज होता था वो क्या करते थे, ये एक विचार होता था जिसके द्वारा जो राज्य होता था वो धर्म के मामले में एक तरह से क्या करता था, धर्म और अधर्म दोनों का ही ये धर्म और ना ही अधर्म किसी का भी ये समर्थन नहीं करता था, और राज्य अपने सभी नागरिकों के साथ धर्म की चिंता किए बिना समान व्यवहार करता था, और एक ही नागरिक के लिए धार्मिक विश्वासों, संबंध या अन्य प्रोफाइल वाले लोगों की कमी के आधार पर तरजीह उपचार से बचने का दावा करता था। यानी जैसे होता है ना कि कोई उच्च वर्ग क्या है, कोई निम्न वर्ग का है, तो सब उसको अलग अलग किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये जो सभ्यता थी जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया, तो एक तरह से ये धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्वों के मौजूद होने पर भी, धार्मिक तत्वों के मौजूद होने पर भी इस पर कोई भी हावी नहीं था। यह स्पष्ट था कि भारत के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी, और ये स्पष्ट है कि ये सभ्यता ही भारत के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। यानी कि यही सभ्यता जो है यहाँ पर क्लियर कर रही है ये किस तरह से जो है आने वाली भारत की संस्कृति और उसके युगों का अग्रदूत बनेगी। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंधित एक तरह से सभ्यताओं से संबंध रखा। तो यहाँ पर बताया है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी फारस के लोग थे और मिस्र की जो सभ्यताएं थी, उन सभी ने यहाँ पर अपना संबंध स्थापित किया था और व्यापार किया था, और कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता
एक तरह से उनकी तुलना में बेहतर थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ दृष्टियों में ये सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी, और वो कहते हैं एक ऐसे नगर सभ्यता थी, ये एक बिल्कुल ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग, देखिए ये बिल्कुल केवल यही एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें जो है व्यापारी वर्ग जो होता है, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग था, जो धनाढ्य वर्ग था, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, उसी के उसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण थी। और वहां पर जो सड़क मिली थी, हमने जो वहां पर बताया कि वहां पर जो है आपको प्रॉपर जो सड़कें भी मिलेंगी, तो सड़कों के साथ साथ वहां पर दुकानों की कतारें भी थी, ठीक है। और दुकानें संभवतः छोटी थी, जो दुकानें थी भले ही वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां पर दुकानें भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच, देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता है और वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत यानी कि आज का जो भारत है, इसमें ऐसे कई दौर गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, ठीक है। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है और वर्तमान भारत जो है, इसके बीच भी बहुत सारे दौर गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, यानी कि इसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें जो है पता नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, यानी कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत अलग अलग तरह के परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो कि आधुनिक भारत को 7000 पुराने उस बीते युग से जोड़ती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भीतर ही भीतर, वैसे तो इसमें बहुत सारे असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर जो एक निरंतर परंपरा चली आ रही थी, तो जो कि आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते युग से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत हुई। तो देखिए अब यहाँ पर वो बताते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। तो वो कहते हैं कि किस तरह से हुई होगी इसकी शुरुआत। वो ये कहते हैं कि यह देखकर जोड़ते हैं, यानी कि ये सारी चीजें हम देखकर जोड़ते हैं। वो कहते हैं जब संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, तो ये देखकर अचरज होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये देखकर जो है अचरज होता है कि यहाँ पर बताया है कि किस तरह से बहुत ज्यादा बीते युग से जब वो कहते हैं जुड़े, तो यहाँ पर वो कहते हैं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत सारी श्रृंखलाएं चल रही थी, और भारत जब 6-7 हजार पूर्व पीछे चला गया, तो ये देखकर अचरज होता है कि किस तरह से जो मोहनजोदड़ो, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वही दो प्राचीन नगरों के नाम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा छिपा है। अब देखिए यहाँ पर चित्रों में, और इसीलिए हम चैप्टर को हमेशा अपनी पाठ्य पुस्तिका से रीड करते हैं ताकि हमें ये सारी चीजें पता चल सके। और देखिए कितनी सुंदर जो है यहाँ पर महान स्नानागार है, कितना सुंदर तरीके से, एक परफेक्ट तरीके से ये महान स्नानागार बनाया गया है। और एक तरह से आप इसका चित्र देख सकते हैं कि कितने टाइम पहले का ये है, और आज भी कितना ज्यादा साफ जो है एक तरह से इसको रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि सिंधु सब घाटी की सभ्यता जब शुरुआत हुई थी, ये देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा था जो हमें चली आती परंपराओं और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, ठीक है, जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी हमारा जैसा भी हमारा रहन सहन है, तो कहते हैं लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, साथ ही दस्तकारी की, और साथ ही यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। तो ये सारी चीजें क्या करता है, ये चली आ रही परंपराओं को सहने और रहने के कारण
लोक प्रचलित रीति रिवाजों, लोक प्रचलित यानी कि जो लोगों से एक तरह से बहुत अच्छे से मिले जुले हों, लोगों से, लोगों में अपना बहुत अच्छा उनका वर्चस्व हो। तो कहते हैं यहाँ की तक पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। वो कहते हैं यह बात दिलचस्प है, यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी के इस भोर बेला में, भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह, बल्कि अनेक रूपों में विकसित, नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाने, वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीक और उल्लेखनीय जीवन की एक तरह से जो उल्लेखनीय तकनीक है उसने प्रगति कर ली है। ठीक है, उसकी जो कलाएं हैं, यहाँ पर बताया है कि जीवन के जितने भी तौर तरीके हैं उनसे हम अपरिचित नहीं हैं, बल्कि जितनी भी उनकी कलाएं हैं, उनके सुख दुख हैं, सुख सुविधाएं हैं, उसमें उल्लेखनीय तरक्की, तकनीकी प्रकृति कर ली है। और उसने केवल सुंदर वस्तुओं का ही सृजन नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया है। नालियों के तंत्र को भी बताया है कि किस तरह से यहाँ पर बनेगा। देखिए आप, कितना सुंदर चित्र है। और इस तरह के चित्र को बनाने के लिए काफी हद तक एक तरह से मेहनत यहाँ पर लगी होगी और काफी सारी चीजें यहाँ पर होंगी। तो वो कहते हैं कि इसके लिए, ये सारी चीजें जो हैं, इसके लिए अच्छे अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी उन्होंने किया। और अब देखिए हम शुरुआत करते हैं आर्यों के आने से, कि किस तरह से भारत में जो है आर्य आए थे, किस तरह से भारत में सारी एक तरह से सभ्यताएं अलग उस टाइम पे हुई थी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब तक पता नहीं है। यानी कि वो बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान जो लोग आए थे वो हमें अब तक नहीं पता कि ये कहाँ से आए थे। तो यह संभावना भी है कि इस संस्कृति, इसकी संस्कृति इस देश की संस्कृति है। यानी कि ये जो हमारा देश है, इसकी जो संस्कृति होगी वो हमारे देश की संस्कृति होगी। यानी कि जो भी चीजें होंगी वो हमारे देश के हित में होंगी। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि उसकी जड़ें, किसकी जड़ें, सभ्यता की जड़ें, कि उसकी जड़ें और शाखाएं भारत, दक्षिण भारत में मिल जाती है। उसकी जड़ें और उसकी यहाँ पर शाखाएं जो हैं वो दक्षिण भारत में मिलती है। कुछ विद्वानों को इन लोगों, देखिए आर्यों का आना यहाँ पर बताया है कि आर्य किस तरह से आए थे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इनकी जो सभ्यता संस्कृति थी वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से उनकी सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया। और फिर कहा कि उनकी शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। ठीक है, उनकी जो शाखाएं हैं वो दक्षिण भारत में मिल सकती हैं। और संस्कृत को बचाने के लिए अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है संस्कृत के बीच। यदि प्राचीन समय में, यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि प्राचीन समय में, प्राचीन समय यानी कि बहुत पुराना जो समय है, प्राचीन समय में कुछ लोग भारत आए भी थे, तो घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले की है, कई वर्ष पहले की है। व्यावहारिक दृष्टि से हम उस भारत के निवासी, व्यवहारिक दृष्टि से हमें उस भारत के निवासी मान सकते थे। यहाँ पर कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उनका अंत अकस्मात किसी घटना से, दुर्घटना से हो जाए जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। तो कहते हैं कि जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती, बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसमों में रेगिस्तान, देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर कहा है जो भयंकर बाढ़ें आती है, ठीक है,
तो सिंधु घाटी ने अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है और जो नगर गांवों को बहा कर ले जाती है, और ये संभव है कि मनुष्य के परिवर्तन से जमीन धीरे धीरे सूखती जा रही है और खेतों पर रेगिस्तान छा रहा है। खेतों पर रेगिस्तान छाने का क्या अर्थ है? खेतों पर रेगिस्तान छाने का यह अर्थ है कि खेत जो है सूख जाते हैं। ठीक है, खेत क्या होते हैं? सूख जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीजें थी, ठीक है, कुछ लोग जो है भारत आए और उस टाइम पे जो घटना है वो शायद मोहनजोदड़ो से भी कई हजार वर्ष पहले घटी होगी, और व्यवहारिक दृष्टि से हमें उनके भारत के ही निवासी हम उनको अब मान सकते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का कहना है कि अंत उसका, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका अकस्मात मात किसी ऐसी दुर्घटना से शायद उसका अंत हुआ कि जिसकी किसी ने भी आज तक व्याख्या, कहीं पर भी व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंधु नदी है वो अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगर और गांवों को बहा ले जाती है, जो नगर और गांवों को बहा ले जाती है। यह संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पे रेगिस्तान छा गया। तो देखिए ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो अब यहाँ पर देखिए जो खेतों पर जब रेगिस्तान छाया तो मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण थे कि बालू की तरह यह भी जमती गई। तो देखिए यहाँ पर बताया कि मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू तह पर जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई। जो शहरों की जमीन थी, शहरों के जो लोग थे, वहां की जो जमीन की सतह थी वो एक तरह से नीची होती गई, और फिर क्या हुआ, बालू जो है तह पर जमता गया, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठ गई है, और नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर काम बनाने पड़े यहाँ पर। ठीक है, जो पुरानी नींवें थी उनमें ईंटों पर मकान बनाने पड़े उनको, और खुदाई में निकले कुछ सामान या दो से तीन मंजिले जान पड़ते हैं। ठीक है, इसे बात का सबूत है, वो कहते हैं इस बात का सबूत है कि सतह के नीचे उठने के कारण समय समय पर, यानी कि यहाँ पर का सतह के नीचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची की गई। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी का सूबा पुराने समय में बहुत प्रचलित था, समृद्ध था, उपजाऊ था, पर मध्य युग के आने के बाद यह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। जब मध्य युग आया तो मध्य युग के आते आते ये ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। तो वो कहते हैं इसीलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों में उनके एक तरह से जो मौसम के परिवर्तन होते हैं, तो मौसम के इन परिवर्तनों में उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। तो साथ ही कहते हैं लेखक मौसम के परिवर्तनों के प्रभाव से दूर दूर तक फैली, एक तरह से वो कहते हैं मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता, यानी कि जो नगर सभ्यता थी सिंधु घाटी की, उसके लिए कहा है कि नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों पर पड़ा, यानी कि जो मौसम का परिवर्तन था उसका ज्यादातर जो असर है वो छोटे पौधे, यानी कि एक जो पौध यहाँ पर जो है यहाँ पर बताई है छोटे हिस्से, ठीक है, अपेक्षाकृत छोटे हिस्से पर पड़ा। और कहते हैं हमारे आसपास इस पर विश्वास करने के कारण एक ही सभ्यता घाटी का तक पहुंचाने
या संभवतः। तो देखिए यहाँ पर आपको कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि कैसे जो सिंधु घाटी की गंगा घाटी तक ये संभवतः उसे पहुंचाया गया है, जिससे भी दूर तक फैली इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। यानी कि कितने दूर तक ये पूरी सभ्यता फैली है, कितने दूर तक इस सभ्यता का विकास है, तो उसको कहते हैं हमारे पास इस बात के लिए इस फैसले के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसमें कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर ढक लिया, वो कहते हैं वो बालू, वो रेता जिसने प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया, उसी ने सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता, तो क्या कहते हैं देखिए, जबकि जितने भी दूसरे शहर थे, प्राचीन सभ्यता थी, वो सब क्या हुए, समय के साथ खंड खंड हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर बताया कि ये सारी चीजें समय के साथ जो है खत्म होती गई, समाप्त होती गई। आगे बताया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जितने भी काल खंडों के बीच निरंतर संबंधों के साथ ही सिलसिले के टूटने या इसमें अंतराल के प्रमाण में भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर चीज हो गई, यहाँ पर एक क्लियर बात यहाँ पर हो गई कि किस तरह से जो बाद में आने वाली सभ्यता है वो किस प्रकार की थी। वो कहते हैं बाद में आने वाली सभ्यता को शुरू शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत लगी होगी, या बहुतायत एक तरह से थी, जो कि उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि शुरुआत में जब शुरू शुरू में कृषि की बहुतायत थी, गो की नगर और थोड़ा बहुत शाकाहारी जीवन भी मौजूद था। खेतिहार पक्ष पर जोर एवं शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आश्चर्य, उन जो नवागंत थे उन्होंने शायद ये दिया होगा नाम, जो आरती थी और जो आर्य थे और जो वो उत्तर पश्चिम दिशा से भारत आए और एक के बाद फिर वो धीरे धीरे भारत आते रहे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सन 1600 में जो एक व्यक्ति था वो आया था, सन 1600 में पुर्तगाल, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर अपना वर्चस्व करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या कहा है, जो जितने भी नवागंतु थे, और उस टाइम पे देखिए यहाँ पर आर्य जो आए, और ये काफी पहले की सन 1600 की बात, तो यहाँ पर ब्रिटिश जो शासन था वो आया था, तो ये काफी पहले की बात है, बहुत समय पहले की आर्य आए और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक फिर बहुत सारे कई जो है एक के बाद एक आते रहे। और ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश, जो आर्य लोग आए वो सिंधु घाटी के युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो आर्य हमारे देश में आए, आर्यों का जो प्रवेश था वो सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इसमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो, या पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले, ये जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जब्त होती रही हों। वो कहते हैं सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय, मेल जोल बाहर आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के बीच जो एक तरह से जाति के लोगों के बीच जो हुआ, संभवतः वो सिंधु घाटी की सभा के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो समन्वय बनाया हुआ था, और इसी समन्वय के कारण जो भारत में भारतीय जितनी भी जातियां हैं उनमें मेल जोल शुरू हुआ, बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, और जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व देखने को मिलते हैं, साफ देखने को मिलते हैं। और बाद के युगों में बहुत सी जातियां आई,
सबने अपना प्रभाव डाला और फिर वहीं घुल मिलकर रह गई। तो जितनी भी बहुत सारी अलग अलग जातियां यहाँ पर आई, तो वो कहते हैं उसके बाद भी वो एक तरह से घुल मिलकर रही यहाँ पर, और उसने काफी प्रभाव भी डाला और यहीं पर वो रहने लगी। तो देखिए अब यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में। अब देखिए यहाँ पर बताए हैं प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में काफी सारी चीजें यहाँ पर शेयर की। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसकी खोज से पहले यह समझा जाता है कि हमारे पास जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसकी खोज से पहले यह समझा जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना, सबसे इतिहास जो हमारा है भारतीय संस्कृति का, वेद है। ठीक है, इतिहास जो है वो वेद है, सबसे पुराना इतिहास। तो वो कहते हैं कि वैदिक युग के काल, जो वैदिक युग है, वैदिक युग के काल निर्धारण के समय बहुत ही मतभेद रहा। जब वैदिक युग के बाद जो एक तरह से मंदिर जो निर्माण का, यानी कि एक तरह से ये सारी चीजें आई, तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मतभेद हुए। और देखिए यहाँ पर क्या कहा है, प्राचीन विद्वानों, जितने भी प्राचीन विद्वान थे, ठीक है, जितने भी यूरोपीय विद्वान थे, प्रायः इसका समय बहुत बाद में आया। और उस टाइम पे भारतीय विद्वान पहले से ही, आजकल अधिकांश विद्वान ऋषि ऋग्वेद की रचनाओं को ईसा पूर्व 115 साल वर्ष मानते हैं, यानी कि ऋग्वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं उनको ईसा पूर्व 150 वर्ष मानते हैं। और मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद एक तरह से इन आरंभिक भारतीयों के धर्म को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। यानी कि यहाँ पर जो है काफी एक तरह से खुदाई के बाद जो प्रारंभिक अतीत जो है वो ग्रंथों, पुराणों को पुराने निकाल ली थी। लेकिन इन सब के लिए क्या था, इन सब के लिए जो आरंभिक जो भारतीय धर्म, जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, पुराण, ये सब क्या है, इनका एक अच्छा बोलबाला आज समय में हो चुका है। वो कहते हैं वस्तुतः यह हमारे प्रयास और मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्धता है। मैक्स मूलर इसे आचार्य मानव द्वारा किया गया पहला शब्द कहा जाता है। भारत की समृद्धि पर प्रवेश करने वाले आर्य, एक तरह से जिन्होंने भारत की समृद्धि पर प्रवेश किया, उस समय समृद्ध भूमि में अपने साथ उस कुल विचार को लेकर, अपने साथ के कुल विचारक को लेकर आए, जिससे ईरान में अश्वेतता की रचना थी। देखिए ईरान जो था वहां पर अश्वेतता की रचना हुई, यानी कि जितने भी गोरे थे उनको एक तरह से सही माना गया और जितने भी काले थे उनको अलग माना गया। और वेदों द्वारा अश्वेतता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा जाता है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की उपेक्षा अवेस्ता के साथ अधिक निकट करते हैं। तो यहाँ पर काफी कुछ चीजें हमने पढ़ ली है। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेद। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। उसके बाद है उपनिषद। और उसके बाद देखिए व्यक्तिवादी दर्शन के दोष और लाभ और हानियां। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमने इस पार्ट में पढ़ ली हैं और आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर पढ़ी, बहुत सारी चीजें समझी, जानने की कोशिश की। और देखिए इन जितने भी हमारे यहाँ पर चीजें हमने पढ़ी, ठीक है, इन सब में हमें यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, वहाँ के प्राचीन नगर के बारे में और किस तरह से ये सभ्यता संस्कृति हमारी आगे बढ़ रही है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारा ये चैप्टर, इसको घर पर एक बार जरूर पढ़कर आएं। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।